नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम समुत्पाद वक्र के अर्थ को जानेंगे, इसकी कुछ परिभाषाओं को जानेंगे, घटती हुई तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर का क्या सिद्धांत है इसका अध्ययन करेंगे, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर अथवा साधन प्रतिस्थापन क्या होता है ये जानेंगे, और उत्पादन के लिए लाभदायक क्षेत्र कौन सा होता है, एक उत्पादक के लिए कहाँ पर उत्पादन करना, साधनों के किन संयोगों को अपनाना लाभदायक रहता है, इसको जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रत्येक उत्पादक अथवा फर्म के सम्मुख प्रमुख समस्या यह होती है कि उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन की मात्रा प्राप्त की जा सके। साधनों के इस अनुकूलतम संयोग की समस्या का समाधान समुत्पाद वक्रों की सहायता से किया जा सकता है। समुत्पाद वक्र को उत्पादन तटस्थता वक्र भी कहा जाता है। समुत्पाद वक्र विश्लेषण का विकास करने तथा उसका उत्पादन के क्षेत्र में प्रयोग करने का श्रेय प्रोफेसर फ्रिश, स्नीडर, हिक्स तथा बोल्डिंग जैसे अर्थशास्त्रियों को दिया जाता है। समुत्पाद वक्र का अर्थ एवं परिभाषाएं। समुत्पाद वक्र मांग सिद्धांत के उदासीनता या तटस्थता वक्र की भांति ही है। तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार से समुत्पाद वक्र उत्पत्ति के दो साधनों के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताता है जिनसे उत्पादक को उत्पादन की एक समान मात्रा प्राप्त होती है। जो तटस्थता वक्र होता है, उदासीनता वक्र होता है मांग सिद्धांत में, वो दो वस्तुओं के संयोगों को दिखाता है, और समुत्पाद वक्र दो उत्पत्ति साधनों के संयोगों को दिखाता है। वस्तुओं से उपभोक्ता को संतुष्टि मिलती है और उत्पादन साधनों से उत्पादक को उत्पादन मिलता है। तो तटस्थता वक्र तो समान संतुष्टि प्रदान करने वाले संयोगों को दिखाता है दो वस्तुओं के, और समुत्पाद वक्र दो साधनों के ऐसे संयोगों को दिखाता है जिनसे समान उत्पादन मात्रा उत्पादित की जा सकती है। प्रोफेसर बिलास के अनुसार समुत्पाद रेखा दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिनकी सहायता से एक फर्म वस्तु की एक समान मात्रा का उत्पादन कर सकती है। दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर सैमुएल्सन के अनुसार कि समुत्पाद रेखा उत्पादन साधनों के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जो उत्पादन की एक दी हुई मात्रा की उत्पत्ति करेंगे। समुत्पाद अनुसूची। समुत्पाद अनुसूची में पहले कॉलम में श्रम इकाइयाँ दिखाई गई हैं, दूसरे में पूंजी की इकाइयाँ दिखाई गई हैं, और तीसरे में उत्पादित चावल की मात्रा दिखाई गई है क्विंटल में। यहाँ पर चार पंक्तियाँ हैं, या ये कह लीजिए कि x और y साधनों के, श्रम और पूंजी दोनों साधनों के चार संयोग यहाँ पर लिए गए हैं। पहला संयोग है श्रम की 1 इकाई और पूंजी की 15 इकाई। दूसरा संयोग है श्रम की 2 इकाई और पूंजी की 12 इकाई। तीसरा संयोग है श्रम की 3 इकाइयाँ और पूंजी की 10 इकाइयाँ। और चौथा व अंतिम संयोग यहाँ पर दिखाया गया है श्रम की 4 इकाई के साथ में पूंजी की 9 इकाइयाँ। तो इन चारों ही संयोगों से चावल की एक समान मात्रा का उत्पादन होता है जो कि 100 क्विंटल है। यानी कि श्रम की 1 इकाई का इस्तेमाल जब हम पूंजी की 15 इकाइयों के साथ में करते हैं तो 100 क्विंटल चावल का उत्पादन होता है। और जब हम श्रम की 1 इकाई बढ़ाते हैं, 2 करते हैं, तो हमें पूंजी की 3 इकाइयाँ छोड़नी पड़ती हैं। ऐसा इसलिए करना पड़ता है ताकि उत्पादन समान रहे। एक साधन की मात्रा को बढ़ाने पर दूसरे साधन की मात्रा को छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर
श्रम की जो इकाइयाँ हैं वो समान रूप से बढ़ाई गई हैं, समान मात्रा में बढ़ाई गई हैं एक एक करके, जबकि पूंजी की जो इकाइयाँ हैं जिनको छोड़ा गया है वो पहले 3 छोड़ी गई हैं, फिर जब हमने श्रम की 3 इकाई कर दी, 1 इकाई और बढ़ाई, तो तब पूंजी की इकाइयाँ 12 से घटा करके 10 कर दी गई हैं, यानी कि पूंजी की इकाइयों में 2 की कमी की गई है। और जब फिर 3 से 4 इकाई श्रम की गई, यानी कि 1 इकाई और बढ़ाई गई श्रम की, तो तब पूंजी की 1 इकाई छोड़ी गई। यानी कि यहाँ पर हर बार क्या हो रहा है, श्रम की 1 इकाई के बदले पूंजी की जो छोड़ी गई मात्रा है वो घट रही है, और चावल का जो उत्पादन है वो हर बार 100 क्विंटल आ रहा है। तो ये जो प्रतिस्थापित किया गया है श्रम को पूंजी से, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। और क्योंकि यहाँ पर श्रम व पूंजी 2 साधनों के मध्य प्रतिस्थापन हुआ है, इसलिए ये पूंजी व श्रम के मध्य तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। पहले ये 3:1 है, यानी कि 1 श्रम इकाई के बदले 3 इकाई पूंजी की छोड़ी गई। दूसरे में फिर ये 2:1 है, यानी कि श्रम की 1 इकाई बढ़ाने पर पूंजी की 2 इकाइयाँ छोड़ी गई। और फिर है 1:1, यानी कि श्रम की 1 इकाई बढ़ाने पर पूंजी की 1 इकाई छोड़ी गई। तो यहाँ पर ये जो अनुपात है पूंजी और श्रम के मध्य, जिसको प्रतिस्थापित किया गया है एक दूसरे से, तो ये क्या हो रहा है, घटती हुई आ रही है ये दर। इसी को हम समुत्पाद अनुसूची को जब हम वक्र के रूप में दिखाते हैं तो ये समुत्पाद वक्र हो जाता है। A B C D 4 बिंदु यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो कि श्रम और पूंजी के अलग अलग 4 संयोगों को दिखाते हैं, जो कि समुत्पाद अनुसूची में भी दिखाए गए हैं। A जो संयोग है वो 15 इकाई पूंजी और 1 इकाई श्रम को दिखाता है। B जो है वो 12 इकाई पूंजी और 2 इकाई श्रम इकाइयों को दिखाता है। इसी प्रकार से C और D भी अन्य 2 संयोग हैं, और ये चारों ही संयोग जो हैं A B C D, ये 100 क्विंटल चावल यानी कि समान मात्रा का उत्पादन दिखाते हैं। इन चारों ही बिंदुओं को जब आप आपस में मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं तो एक वक्र बनता है। इस वक्र को समुत्पाद वक्र कहते हैं। इस प्रकार से समुत्पाद वक्र 2 साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दिखाता है जिनसे समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, ये इसकी ही व्याख्या है तालिका और रेखाचित्र 1 की। आगे बढ़ते हैं, ये अभी हमने देखा कि जब आप तालिका के माध्यम से बनाएं तो इस तरह से आपको नंबरिंग करनी होती है, श्रम की इकाइयों की भी और पूंजी की इकाइयों की भी। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। आप सीधा सा ध्यान रखिए कि जो आपका आईपी होगा, जो आपका समुत्पाद वक्र होगा, वो मूल बिंदु O के प्रति उन्नतदर होना चाहिए, यानी कि जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर आपको पूंजी और श्रम की तरफ 1 2 3 4 मतलब इस तरह से गिनतियाँ नहीं लेनी पड़ेंगी। आप इसको A B C D E करके दिखा सकते हैं श्रम को, और पूंजी को भी इसी तरह से आप दिखा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि श्रम की जो मात्रा है वो समान रूप से बढ़े। जैसे यहाँ पर AB बराबर BC है और BC बराबर CD है, और इसी प्रकार से CD बराबर DE है। तो इन सभी के मध्य जो दूरी है वो बराबर है, यानी कि हर बार श्रम की मात्रा यहाँ पर बराबर बढ़ाई गई है। जबकि जो पूंजी की मात्रा है वो क्या है, जब आपने श्रम की मात्रा को OA से बढ़ा करके AB किया तो पूंजी की मात्रा अलग अलग अनुपातों में घटी है, यानी कि घटती दर से घटी है। पूंजी की जो मात्रा है वो घटती दर से छोड़ी है श्रम के बदले, जबकि हर बार श्रम जो है वो समान मात्रा में बढ़ाया गया है। तो इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं।
इसमें आपको नाप तोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैसे वहाँ पर। ठीक है, आप जब इसको आईपी को मूल बिंदु ओ के प्रति उन्नत दर के हिसाब से खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये इस तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर को घटता हुआ दिखाएगा। यह रेखा चित्र 2 की व्याख्या है। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है या साधन प्रतिस्थापन क्या होता है? उत्पादन की मात्रा स्थिर रहने की स्थिति में, यानी कि उत्पादन की जो मात्रा है वो समान रहनी चाहिए, और इस स्थिति में उत्पादन के साधन विशेष की किसी अन्य साधन को प्रतिस्थापित करने की क्षमता को तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। दूसरे शब्दों में, दो साधनों के बीच तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर से आशय एक साधन की उस मात्रा से है जिसे कुल उत्पादन के स्तर को पूर्ववत बनाए रखते हुए दूसरे साधन की मात्रा से प्रतिस्थापित किया जाता है। सूत्र रूप में तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर बराबर होगी पूंजी की मात्रा में कमी बटे श्रम की मात्रा में वृद्धि, यानी कि डेल्टा सी बटे डेल्टा एल, और ये ऋणात्मक होती है इसलिए माइनस का निशान यहाँ पर लगता है, क्योंकि दोनों में विपरीत संबंध होता है। यानी कि पूंजी की मात्रा में आपको कमी करनी ही पड़ेगी अगर आप श्रम की मात्रा में वृद्धि करते हैं, क्योंकि उत्पादन स्थिर रहना है। अगर दोनों की मात्रा बढ़ा दी जाएगी या एक साधन की मात्रा को स्थिर रखते हुए दूसरे की मात्रा को बढ़ाया जाएगा, दूसरे साधन की मात्रा को बढ़ा दिया जाएगा, तो उत्पादन स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए क्या है कि उत्पादन स्थिर रहे, इसके लिए क्या करना है, अगर आप श्रम की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो दूसरा साधन जो कि यहाँ पर पूंजी लिया गया है उसकी मात्रा में आपको कमी करनी पड़ेगी, ताकि उत्पादन स्तर जो है वो पूर्ववत बना रहे। घटती हुई तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर का सिद्धांत। इस नियम की क्रियाशीलता का कारण ह्रासमान सीमांत प्रतिफल सिद्धांत की क्रियाशीलता है। श्रम की मात्रा में वृद्धि होने के फलस्वरूप श्रम की सीमांत उत्पत्ति में कमी हो जाती है, क्योंकि प्रति श्रमिक पूंजी की मात्रा घट जाती है, जबकि पूंजी की मात्रा में कमी होने के फलस्वरूप पूंजी की सीमांत उत्पत्ति में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार पूंजी के स्थान पर श्रम का प्रतिस्थापन होने पर दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। पहला, श्रम की सीमांत उत्पत्ति में ह्रास हो जाता है, और दूसरा, पूंजी की सीमांत उत्पत्ति में वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप पूंजी के रूप में श्रम की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती जाती है। जिस गति से सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती है वह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों साधन किस सीमा तक एक दूसरे के स्थानापन्न हैं। यदि कोई दो साधन एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न हैं, एक दूसरे के स्थान पर बड़ी आसानी से और अच्छी प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं, यानी कि उनमें कोई अंतर नहीं है प्रयोग की दृष्टि से, तो सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है वो स्थिर रहेगी, वो घटेगी नहीं। अतः घटती हुई तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर का कारण श्रम व पूंजी की इकाइयों का परस्पर पूर्ण स्थानापन्न न होना है, जिस कारण उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। यानी कि ये जो तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती है ये इसलिए घटती है क्योंकि वो एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं है, श्रम और पूंजी। जितना ज़्यादा मतलब वो एक दूसरे के अस्थानापन्न होंगे, अस्थानापन्न, उतनी ही तेजी से ये दर गिरेगी। और अगर ये पूरी तरह से एक दूसरे के स्थानापन्न है पूर्ण रूप से, तब सीमांत प्रतिस्थापन जो दर है वो स्थिर रहेगी, वो घटेगी नहीं, क्योंकि तब तो ये मान के चलिए कि दोनों ही साधन एक ही साधन के रूप हैं, एक ही साधन है, क्योंकि जब उनमें कोई भी अंतर नहीं है प्रयोग की दृष्टि से। उत्पादन के लिए लाभदायक क्षेत्र, यानी कि एक उत्पादक कहाँ पर
उत्पादन करना पसंद करेगा, या दो साधनों के विभिन्न संयोगों में से किन संयोगों को वो अपनाना पसंद करेगा, या उसके लिए कौन से संयोग जो हैं वो लाभदायक होंगे। रेखा चित्र 3 में जो कि आप देख रहे हैं, इसमें 4 समुत्पाद वक्र दिखाए गए हैं, IP1, IP2, IP3, IP4, और 2 रीज लाइंस यहाँ पर दिख रही होंगी आपको लाल रंग में। इन दोनों के ही बीच का क्षेत्र, लाल लाइनों के बीच का जो क्षेत्र है, इसके अंदर समुत्पाद वक्र का जो भी हिस्सा आ रहा है उस पर दो साधनों श्रम और पूंजी के जितने भी संयोग हैं वो सभी उत्पादन के लिए लाभदायक हैं, यानी कि उत्पादन के लिए लाभदायक क्षेत्र को इन दोनों ही रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है वो इंगित करता है। अब आगे बढ़ते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर आप बिंदु देख रहे होंगे, IP1 पर A1, IP2 पर A2, IP3 पर A3, IP4 पर A4 बिंदु हैं, जो कि रीज लाइन 1 पर भी स्थित हैं, जो ये दिखाते हैं कि इन बिंदुओं पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता 0 है। इसी प्रकार से B1, B2, B3, B4 पर श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 है, यानी कि इन बिंदुओं पर श्रम की बढ़ाई गई इकाई से कोई उत्पादन नहीं मिल रहा है। और इसी प्रकार से A1, A2, A3, A4 पर पूंजी की बढ़ाई गई इकाई से कोई उत्पादन प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है। और अगर इससे बाहर जाएं, A1, A2, A3, A4 से ऊपर वाला जो हिस्सा है समुत्पाद वक्रों का, अगर उन संयोगों पर जाएं तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो जाती है, जिससे लागत बढ़ जाएगी। हालांकि उत्पादन उतना ही मिलेगा क्योंकि ये समुत्पाद वक्र पर स्थित होगा वो संयोग, और क्योंकि समुत्पाद वक्र समान उत्पादन की मात्रा को दिखाता है, तो ये दिखाएगा तो समान उत्पादन ही, लेकिन लागत बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप नीचे की तरफ उत्पादन करते हैं, रीज लाइन 2 से नीचे समुत्पाद वक्र पर कहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, श्रम की जो उत्पादकता है, सीमांत उत्पादकता है, वो ऋणात्मक हो जाएगी और इस प्रकार से लागत बढ़ जाएगी। तो ये भी हानिकारक क्षेत्र है एक उत्पादक के लिए। तो उत्पादन के लिए जो लाभदायक क्षेत्र है वो दोनों ही रीज लाइंस के बीच का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वो कहीं भी, जो उत्पादक है वो कहीं भी उत्पादन कर सकता है, यानी कि इस क्षेत्र के अंदर समुत्पाद वक्र के किसी भी बिंदु पर वो उत्पादन कर सकता है, पूंजी और श्रम के संयोग को अपना सकता है, वो उसके लिए लाभदायक रहेगा। ये इस रेखा चित्र की व्याख्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।